देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे शुरू हो गई है चर्चा और अब हो चुकी है उस पर शुरू बहस। लेकिन इस कानून को आने में जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, इस वक्त हैं मेरे साथ फाहमिदा जी, जो कि बहुत सारी जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती हैं और हर मुद्दे पे जो है वो खड़ी रहती हैं। मैडम, ये जो यूसीसी आ रहा है उस पर फिर से बहस शुरू हुई है, चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है इस कानून के आने से कोई दिक्कत है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से तो जो ये सोच है बीजेपी के पास आज की तारीख में 2024 के मुद्दे के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा ख़त्म हो चुका है, सीमा पे शांति बनी हुई है। उनके पास हिंदू मुस्लिम जो उनकी एक राजनीति रही है 9 साल से, आप मुझे बताइए कि जो अमृतकाल ये बोल रहे हैं चल रहा है, 9 साल का अमृतकाल यही है, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई। तो वापस से इन्होंने जो यूनिवर्सल सिविल कोड का जो मुद्दा पहले भी उठाया था, उसमें जब 21वां जो विधि आयोग था उन्होंने लोगों की राय मंगाई थी, 75,000 लोगों ने उसको नकारा था। क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, ये सेक्युलरिज्म का देश है। और यूनिवर्सल सिविल कोड आप सीधा सीधा देखें तो समझौता, इसका मीनिंग अगर हम लिए जाए तो समझौता। कौन किससे रिलीजन से समझौता करेगा? इन्होंने जो 10 से 11 आज एक बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम ये लाएंगे, हम ये कायदा लाएंगे, लेकिन आप मेजोरिटी देखेंगे तो सीधा सीधा मुस्लिम के कानून पे पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर हमला है। लेकिन इसमें तो वो कह रहे हैं कि ये सबके लिए, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों पे ये लागू होगा और हर समाज की जो महिलाएं हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो अधिकार की बात है इसमें महिलाओं के हित में ये जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, इन्होंने जो 11 से 12 इनका जो रखा है नींव, पहली बात तो ये अभी तक पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि ये जो ढांचा है वो ढांचा किस वजह से किस बेस पे बनाया जाएगा। आज आप देखेंगे कि अपने हिंदुस्तान में 2 लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर एक समान कानून है सबके लिए। अगर वो मुस्लिम कोई अपराध करता है या हिंदू करता है या क्रिश्चियन करता है तो सबके लिए एक समान कानून है। लेकिन सिविल लॉ के अंदर आप देखेंगे तो अगर एक शादी का ही मुद्दा ले लेते हैं तो हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम लॉ एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज लॉ एक्ट अलग है, उसके बाद में द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज लॉ एक्ट है, पारसी का मैरिज और डिवोर्स वो लॉ अलग है, स्पेशल मैरिजेस लॉ एक्ट अलग है। तो इस तरीके से 7 से 8 ये एक्ट है। तो मुझे ये बताइए कि जो सिविल कोड ला रहे हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसके बेस पे ला रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या मुद्दा ये शामिल करेंगे, ये अभी तक किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा तो यही जा रहा है ना कि ये सबके लिए होगा, सिर्फ जो है ये मुस्लिम के लिए नहीं, सबके लिए एक कानून होगा। जो शादी का कानून होगा वो सबके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबके लिए होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए होगा। तो ये जो रिलीजियस के हिसाब से जो मुस्लिम मैरिज में कबूले बोलते हैं, हिंदू मैरिज में 7 फेरे लेते हैं, जैन लोगों में 4 फेरे लेते हैं, तो आप बताइए कि ये जो शादी है वो किस हिसाब से फिर करवाएंगे? तो मतलब आपका कहना है कि अभी भी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है और लोग इसको लेकर के बहुत असमंजस में और कन्फ्यूज़ हैं। बहुत ही लोग कंफ्यूज है। पहले तो इसका ढांचा क्लियर करा जाए, लोगों की ढांचा क्लियर करने के बाद पूछी जाए राय कि अगर ये इस तरीके से होता है। अभी जैसे मैंने एक न्यूज़ में अभी देखा है, इन्होंने जो 12 जो करेक्शन करने के लिए जो बोला है कि ये करेक्शन करेंगे, उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि मुस्लिम को जो 4 शादी का है वो बंद करेंगे कानून। बराबर है, मुस्लिम के अंदर जो 4 शादी करते हैं तो इसकी एक हद और सीमा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की है कि क्यों 4 शादी करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक शादी कर ली उसके ऊपर दूसरी शादी ताबड़तोड़ करो, तो वैसा नहीं है। पहली बीवी से परमिशन ली जाती है, या उसको बच्चे नहीं हो रहे फिर भी उससे परमिशन लेके की जाती है। दूसरी बात, इन्होंने बोले कि समांतर हक मिलेगा बाप की जायदाद में बेटी को भी और बेटे को भी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ने पहले ही बेटी को वो दे चुके हैं, उन्होंने पहले ही बेटी को दे चुके हैं। मतलब इस तरह के कानून पहले से अगर हैं तो फिर इसको बनाने की क्या जरूरत है, यही कहना है? यस,
यही मैं कहती हूँ कि पहले आप उसका जो है ढांचा तैयार कीजिए, ढांचा लोगों के अंदर लाइए, उसके बाद में जो अभी इन्होंने बोला है 21 विधिमंडल को कि आप इनकी लोगों की राय ले 30 दिन के अंदर अंदर। पहले ढांचा तो बताइए कि क्या 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 लॉ में चेंजेस हो रहा है। ये बोल रहे कि एक जो शादी की जो बच्चों की है 18 साल की उम्र है लड़कियों की, वो आगे कर दी जाएगी। वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। मोदी जी है, कुछ नौजवान लोग भी हैं उनसे बात। मैडम, ये जो कानून आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को उनके ज़्यादा अधिकार बढ़ जाएंगे। अगर शादी की उम्र तब तय की जाएगी जब तक में वो ग्रेजुएशन कर लेंगी, ठीक है। उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उत्तराधिकारी घर में जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसमें उनकी जो है और भी बढ़ जाएगी। सब कुछ तो महिलाओं के हित में ये जा रहा है। फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है ये महिलाओं के हित में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये कायदा लाने की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो सीधा सीधा मुस्लिम के ऊपर है, ठीक है। जो बात की जा रही है वो ऑलरेडी मुस्लिम के अंदर ये लो है। आज हम लोग इतने फ्री माहौल के हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि लड़कियों को उनकी इजाज़त, ये चीज़ तो इस्लाम में पहले से ही है कि लड़की की इजाज़त के बिना उसकी शादी नहीं की जाए। तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि लड़कियों को समान अधिकार नहीं है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी की शादी होनी थी, जबकि अल्लाह ताला ने ऊपर से वही भेज दी थी, फरिश्ते नाजिल हो गए थे, कहा गया था कि हज़रत अली के साथ हज़रत फ़ातिमा का निकाह होगा। ये बात लिख चुकी थी अर्श मोहल्ला पे। उसके बावजूद हमारे नबी ने अपनी बेटी से इजाज़त ली इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह, जब हज़रत अली ने रिश्ता दिया तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह, जबकि वो जानते थे अल्लाह ताला ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि ये होना ही है। उसके बावजूद आपने बेटी को ये तरजीह दी। तो इस्लाम ऑलरेडी महिलाओं को तरजीह दे रहा है, तो कहाँ बोला जा रहा है कि महिलाओं को हक मारा जा रहा है इस्लाम में? तो मतलब ये कहना है कि पहले से सब कुछ नियम कानून सब कुछ पहले से है और इस तरह की किसी भी कानून की अब ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल इस कानून की ज़रूरत नहीं है। जहाँ देखा जाए, मैं अपने नज़रिए से अगर इसे देखती हूँ तो जो मुस्लिम लॉ है उसमें क्या होता है कि हाँ, शरीयत के हिसाब से फ़ैसले होते हैं, जिसमें कि 4 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। जो पहली है कुरान और हदीस, जो कि डिवाइन लॉ के अंदर आता है, जो कुदरत का कानून है। ऑलरेडी जब कुदरत ने इस कानून को बना दिया है तो हम कौन होते हैं इसे बदलने वाले? जो कुदरत का कानून है उसमें रद्दो बदल हम नहीं कर सकते। तो डिवाइन लॉ के अंदर कुरान और हदीस आता है, उसके हिसाब से फैसला किया जाता है। फिर ये सब क्यों? क्या आप इसे राजनीति मानती हैं? बिल्कुल, मैं इसे राजनीति मानती हूँ। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, ये जो कानून आ रहा है इसमें एक चीज़ और भी आ रहा है कि अब बच्चों पे पाबंदी लगाई जाएगी। सिर्फ हो सकता है कि 2 ही बच्चों का कानून बन जाए। क्या आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? कैसे बोले तो इस्लाम में हमारे पहले से ही होता है कि नया कानून ये लेके आएंगे, वैसा हो नहीं सकता हो। इस्लाम में जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये इजाज़त नहीं दी है, तो ये मोदी कौन होता है इजाज़त देने वाला? और आओ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये कायदा लाने की ज़रूरत ही क्या है? सब अपने अपने हिसाब से चल रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इतना बड़ा संविधान दिया है तो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे ना। अभी मोदी सरकार के मोदी जी हमको बोलेंगे कि हाँ मैं कायदा निकाल रहा हूँ, उसके हिसाब से चलो, तो नहीं होगा ना। सब रिलीजन में अलग अलग कायदा है, रिवाजें है, तो सब अपने अपने हिसाब से चले ना। हिंदू के हिसाब चले, मुस्लिम के हिसाब चले, क्रिश्चियन के हिसाब से चलेगी। फाहमिदा जी, क्या आप इसे क्या मानती हैं? अगर ये बहस शुरू हुई है तो क्या अभी आपको लगता है कि ये कानून आ पाएगा या नहीं पाएगा और आने में इसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी? आने में इससे दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन मोदी जी का एक जो तानाशाही स्वभाव है, उस हिसाब से वो किसी को पूछते नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो चाहते थे तो पहले जो 3 साल पहले ही बहस शुरू हुई थी, जब CAA NRC का था, जब ये बहस शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बोली ना, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, उनको लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जिस हिसाब से आज शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार दोनों बैठे, ईडी सरकार जो चल रही है वो फेल होते दिख रही है। लोगों के अंदर उनका गुस्सा होते दिख रहा है। कर्नाटक में उसका रिजल्ट बाहर आ गया है। नीतीश कुमार जी उनसे अलग हो गए हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो लेके वो घबराए हुए से हैं। बीजेपी के अंदर एक हलचल हुई है। तो अभी वो क्या मुद्दा लाए? पहले पुलवामा था, उसके पहले CAA NRC था,
हलाला, बुरखा, टोपी, दाढ़ी, 3 तलाक, ये सारे मुद्दे अभी ख़त्म हो चुके। यहाँ तक कि हमारे जो राम लल्ला है उनका भी मंदिर बन चुका है, तो अभी राम मंदिर का भी मुद्दा उनके पास नहीं है। इसीलिए जो अमृत काल का उनका 9 साल का है, वो एक ही मुद्दा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। वो करके वो वापस से ये राजनीति करना चाह रहे हैं। हालांकि सब लोग, आप मुझे बताइए, समझौता करके क्या ये एकता हो सकती है? अगर एकता हो सकती है ये यूनिवर्सल सिविल कोड से, तो हमें ये कायदा मंजूर है। अगर एकता नहीं हो रही है, वापस से हिंदू मुस्लिम होगा, तो ये कायदे की जरूरत क्या है? एक अंतिम सवाल, अगर ये कानून बन जाता है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं मोदी जी से, ये आपका जो सवाल मुझे है वो मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया है उससे कौन सी महिलाएं खुश है? आप मुझे बताइए, जो तलाक दे के जो इंसान के ऊपर जेल होती है, वो आदमी अपनी औरत को वापस रखेगा क्या? उसको कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है घर के अंदर, उनके ख़ानदान के अंदर। इसके लिए अगर ये कानून लागू होता है तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति और जो खाई है नफ़रत की और बढ़ जाएगी। तो ये मुंबई में मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस मुद्दे पर जो है यूनिवर्स सिविल कोड पे जो बातचीत कर रही हैं। मैडम, ये जो तमाम बातें चल रही हैं और जो कानून आ रहा है, इस पे आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि कोई कानून लाने से उनको अगर बदलाव होता है, तो अल्पसंख्यक को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, उनको अच्छा दो। अगर अच्छा पढ़ते हो तो तुमको नेचुरल समझ में आता है तो हमारे कितनी शादी करना है या हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं कि वहाँ हम लोग सशक्त भारत लाके हमको अच्छा देश करना है। ये ना सिर्फ एक जुमला है। जैसे 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली थी, 15 लाख खाते में आने वाला था, इसके लिए ना संविधान करना पड़ता है। और संविधान हमारा पहला ही लिखा हुआ है और तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अब क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? अब क्यों तुम झगड़ा लगा रहे हो? मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। हमको ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ती है, गैस सिलेंडर इतना महंगा है, तो मेरे को लगता है ये कोई मायने नहीं है। ये सब झगड़ा लगाने का बात है। ये झगड़ा लगाने का कानून है। ये जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, यहाँ पर आप मुंबई में मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सिविल कोड पर जो बात चल रही है, बहस चल रही है, चर्चा पर, उन्होंने इस पर अपना जो है, जो उनकी राय है, जो उनका नज़रिया उन्होंने रखा और उनका सीधे कहना है कि पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इस कानून के तहत क्या क्या होगा और किस किस तरह से क्या महिलाओं को इस पे जो है फ़ायदा मिलेगा। और अगर जो कानून पहले से बना हुआ है, पहले से उनके धर्मों में है, तो फिर उस पर दोबारा ऐसे कानून लाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी राय दी है और उनका यही कहना है कि पहले इस विषय पर, इस कानून पर चर्चा होनी चाहिए और सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद लागू करने की बात आती है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।